Hello friends, today we are going to discuss about our second chapter from Flamingo, Last Spring, Stories of Stolen Childhood by Annie Jung. 1964, was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. इनका जन्म 1964 में राउरकेला में हुआ था और इन्होंने अपना बचपन और अल्लड़पन हैदराबाद में बिताया. She received her education in Hyderabad and in the United States of America. इनकी शिक्षा हैदराबाद में भी और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में भी हुई. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. उनके मम्मी पापा दोनों ही लेखक हुआ करते थे. एनी जंग बिगन हर कैरियर एज राइटर इन इंडिया. और एनी जंग ने भी अपना कैरियर भारत में लेखिका के रूप में शुरू किया. सी हैज बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. भारत के साथ ही साथ विदेशों के कई बड़े अखबारों के लिए इन्होंने संपादक और स्तंभकार के रूप में काम किया, लेखन का काम किया. एंड हेज ऑथर्ड सेवरल बुक्स. और कई सारी किताबें भी लिख डाली. द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल्ड लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. यहाँ पर एक अंश छपा जो उनकी पुस्तक लास्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से लिया गया है. Here she analyzes the grinding poverty and traditions which condemn these children to a life of exploitation. यहाँ पर वो निंदा करती है उस व्यवस्था की जिसमें बच्चे गरीबी का और शोषण का शिकार होते हैं और शोषण के जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते हैं. कहानी शुरू होती है. समटाइम्स आई फाइंड ए रूपी इन द गार्बेज. किसी बच्चे का स्टेटमेंट है ये. वो कहता है कि कभी कभी मुझे कचरे के ढेर में ₹1 का सिक्का भी मिल जाता है. तो लेखिका से पूछती, व्हाई डू यू डू दिस? ऐसा सब क्यों करते हो? आई आस्क साहेब हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्राउंजिंग फॉर द गोल्ड इन द गार्बेज डम्प्स ऑफ माई नेबरहुड. लेखिका कहती है कि मैं साहिब से पूछती हूँ जिसे मैं रोज देखती हूँ. वो हमारे मोहल्ले में आकर कचरे के ढेर में कुछ काम की चीजें तलाशता रहता है, कीमती सामान तलाशता रहता है. साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो. साहिब अपना घर बहुत पहले छोड़कर आ गया था. सेड ए मिस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी. इसका पुराना घर बांग्लादेश की कैपिटल ढाका में हुआ करता था और ये कोई ज्यादा पुरानी बात नहीं है. There were many storms that swept away their fields and homes. कई तूफान रोज आ जाया करते थे जिससे उनकी खेती और उनके घर बर्बाद हो जाया करते थे. His mother tells him, ऐसा उसकी मम्मी उसे बताती है. That is why they left. इसलिए वो वहां से छोड़कर आ गए. Looking for gold in the big city where he now lives. अब वो उस शहर में जहां पर आज रहता है वहीं कचरे में सामान टटोलता रहता है. I have nothing else to do, he mutters, looking away. पूछने पर वो इधर उधर देखते हुए बताता है कि मुझे कोई दूसरा काम नहीं है मेरे पास करने के लिए. तो मैंने कहा कि गो टू स्कूल. ऐसे ग्लिबली से मजे लेते हुए कहा, उससे मजाक में कहा कि जब स्कूल चले जाओ ना, यहाँ पर कचरा टटोल रहो. रियलाइजिंग इमीडिएटली हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड. अचानक मुझे लगा अभी कि कहाँ कौन सी सलाह दे दी इस गरीब बच्चे को, कि ये कैसी सलाह दे डाली मैंने. तो बच्चा कहता है, देयर इज नो स्कूल इन माई नेबरहुड. व्हेन दे बिल्ड वन आई विल गो. कहता है कि कोई स्कूल नहीं मेरे मोहल्ले में, मैं जा रहता हूँ, कोई स्कूल नहीं. यदि कोई स्कूल बनेगा तो मैं जरूर जाऊंगा. तो मैंने कहा, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम? आई आस्क. आप जो के आधे मजे लेते हुए बोलिए कि यदि मैं स्कूल शुरू करूँ तो तुम आओगे? यस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली. बड़ी मुस्कान के साथ बोला कि बिल्कुल आऊंगा मैम, आप स्कूल तो शुरू कीजिए. अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी. कुछ दिन बाद मैं उसे देखती हूँ कि मुझे मेरी तरफ दौड़ता हुआ आता है. एज यूर स्कूल रेडी? पूछता है, क्यों स्कूल तैयार हो गया आपका? तो मैंने जवाब दिया, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल. ऐसे बेटा समय लगता है स्कूल तैयार करने में, एकदम नहीं होता शुरू, अचानक से शुरू नहीं होता है. एम्बारेस्ड
8. Having made a promise that was not meant. मन में दुख भी हुआ कि कौन सा वादा कर दिया जिसका कोई मतलब नहीं था. But promises like mine abound in every corner of his bleak world. लेकिन मेरे जैसे लोगों के द्वारा किए गए कई वादे हैं जो उसकी वीरान दुनिया में खनखनाते रहते हैं. After months of knowing him, I asked him his name. कई महीनों बाद, उसको जानने के कई महीनों बाद एक बार मैंने उससे उसका नाम पूछा. साहिब आलम ही अनाउंस बोलता है, मेरा नाम साहिब आलम है. He does not know what it means. उसे ये भी नहीं पता इसका क्या मतलब है. If he knew its meaning है, जैसे उसका मतलब पता भी होता. Lord of the universe, ब्रह्मांड का मालिक. He would have a hard time believing it. उसे समझ नहीं आता, उसे यकीन नहीं होता कि मेरा नाम ब्रह्मांड का मालिक है. Unaware of what his name represents. बिल्कुल बेखबर अपने नाम के अर्थ से. He roams the street with his friends. वो अपने दोस्तों के साथ गली मोहल्लों में भटका करता है. An army of barefoot boys जो appear like the morning birds and disappear at noon. उन परिंदों की तरह जो सुबह सुबह अपना घोंसला छोड़कर उड़ जाते हैं और दोपहर को फिर गायब हो जाते हैं. अपने घोंसलों को, अपने आसियानों को लौट जाते हैं. Over the months, महीनों बीतने के बाद, I have come to recognize each of them. मैं उनमें से हर एक को पहचानने लग गई हूँ. Why aren't you wearing chappals? I asked one. उनमें से एक से पूछा कि बेटा चप्पल क्यों नहीं पहन रखी है. My mother did not bring them down from the shelf. He answers simply. जवाब दे दिया उसने कि मेरी मम्मी ने अलमारी पे से उतार के मुझे नहीं दी. Even if she did, he will throw them off. It's another who is wearing shoes that do not match. दूसरा बच्चा भीड़ में से बोलता है कि यदि मम्मी से उतार कर चप्पल दे भी देती तो ये फेंक देता, पहनता नहीं. एक ऐसा बच्चा बीच में से बोलता है जिसने खुद ने जूते पहन रखे जो आपस में मैच नहीं खाते, एक काला एक सफेद. When I comment on it, जब मैं इस पर कमेंट करती हूँ, he shuffles his feet, वो अपने पैरों को छुपाने लगता, बदलने लगता है. And says nothing, और कुछ नहीं कहता है. Want shoes, says a third boy. तीसरा बच्चा बोलता है मुझे जूते चाहिए. Who has never owned a pair of all his life, पूरे जीवन में कभी उसने जूते नहीं पहने. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village road. पूरे देश में मैं भटकी हूँ, पूरे देश में मैं घूम कर आई हूँ. मैंने हर एक शहर, हर एक गांव में ऐसे बच्चों को खुले पैर ही घूमते देखा है. It is not lack of money, but it is fun to stay barefoot is one explanation. यदि एक समझ ही देखी जाए तो कहा जा सकता है कि ये पैसों की कमी नहीं है, ये तो इन लोगों की परंपरा लगती है कि सभी लोग खुले पैर ही घूमते हैं. I wonder if this is only an excuse to explain away a perpetual state of poverty. मुझे समझ नहीं आता कि ये केवल एक बहाना है अपनी गरीबी या अपनी आभासीय गरीबी को समझाने का. I remember a story of a man from Udipi once told me. मुझे कहानी याद आती है उदीपी से एक व्यक्ति की जो उसने मुझे कही थी. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. एक जमाने की बात, जब वो छोटा था स्कूल जाया करता था, मंदिर के सामने से निकलता था. उस मंदिर में, उस पुराने मंदिर में उसके पापा, उसके पिताजी पुजारी हुआ करते थे. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. वो थोड़ी देर के लिए मंदिर पर रुकता था और एक जोड़ जूते के लिए प्रेयर करता था. 30 years later, 30 साल बाद, I visited his town. मैंने उसके गांव की, उसके शहर की 30 साल बाद मैं उसके शहर गई. And the temple, और उस मंदिर पर गई, which was now drowned in the air of desolation, जो करीबन सुनसान पड़ा हुआ था, वहां कोई आता जाता नहीं था.
इन द बिग यार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रिएस्ट, अब इसके पीछे की तरफ जहां पर अब नया पुजारी रहने आ गया था, देयर वर रेड एंड व्हाइट प्लास्टिक चेयर्स, सफेद और लाल प्लास्टिक की चेयर रखी हुई थी. ए यंग बॉय dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. एक नन्हा बच्चा जिसने एक ग्रे यूनिफॉर्म पहन रखी है, वो दौड़ता हुआ आता है, जूते में और मोजे पहने हुए है, वो अपने बैग को हाँपते हुए किसी फोल्डिंग बेड पर फेंकता है. लुकिंग एट द बॉय, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. इस बच्ची को देखकर मुझे उस पुराने बच्चे की याद आती है जो देवी से प्रार्थना जूते के लिए किया करता था और अंततः उसे जूते मिल भी गए. Let me never lose these shoes. The goddess has granted his prayer. Young boy is like the son of the priest. नाउ और शूज. वो कहता था कि अब मैं इन जूतों को कभी नहीं खाऊंगा क्योंकि देवी ने मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली है. आजकल पुजारियों के जो बच्चे हैं वो जूते पहनते हैं, बट मैन ये दर्स लाइक रैग पिकर्स, लेकिन कहीं और दूसरे बच्चे जैसे कचरा बिनने वाले जो लोग हैं इन मैनी नेबरहुड रिमेन शूजलेस, जो मेरे मोहल्ले में भी घूमने आते हैं, टहलते हैं, विचरण करते हैं, वो आज भी बिना जूते चप्पल के ही. My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it metaphorically. इन खुले पैर घूमकर कचरा बिनने वालों से हुए परिचय के चलते मैं सीमापुरी पहुंची. यह वो स्थान है जो दिल्ली का आउटस्कर्ट है, पेरिफेरी, दिल्ली से लगा हुआ इलाका है, लेकिन तब भी दिल्ली से मीलों दूर ये प्रतीत होता है. मेटाफोरिकली उपमा यदि दी जाए तो वो मीलों दूर है, क्योंकि शहर की कोई गंध भी यहाँ पर महसूस नहीं होती. Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. या जितने भी लोग रहते हैं वे सब वो घुसपैठी हैं जो 1971 में बांग्लादेश से भारत पहुंचे थे. साहिब से मिली इज अमंग देम, उन्हीं में साहिब का भी एक परिवार है. सीमापुरी वाज देन वाइल्डरनेस, ये वो जमाना था जब सीमापुरी सुनसान वीरान इलाका था. इट स्टिल इज, आज भी ये वीरान है, बट इज नो लॉन्गर एम्प्टी, बस खाली ही नहीं है. In structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 rag pickers. कच्चे मिट्टी के बने मकानों जिन पर प्लास्टिक की छतें लगी हुई हैं, जहां पर ना कोई नाली है ना कोई पानी का निकास है, ऐसे माहौल में 10,000 के लगभग कचरा बिनने वाले लोग रहते हैं. They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter list and enable them to buy grains. यहाँ पर वे पिछले 30 साल से रह रहे बिना किसी पहचान के, बिना किसी आज्ञा के, लेकिन उनके पास राशन कार्ड है जिसके चलते उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कर लिया गया है, जिससे वे लगभग अपना अनाज खरीदने के काबिल हो गए. फूड इज मोर इम्पॉर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन आइडेंटिटी. भोजन ज्यादा जरूरी है जीने के लिए. जीने के लिए पहचान की आवश्यकता नहीं जितनी भोजन की आवश्यकता होती है. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, यदि दिन के अंत में हम खुद को और अपने परिवार को खाना खिला दें और हमें भूखे पेट, खाली पेट बिस्तर में न जाना पड़े, we would rather live here than in the fields that give us no grain, says a group of women in tattered sarees when I ask them why they left their beautiful land of green fields
एंट्री वॉज, ऐसा वो महिलाएं कहती हैं जिन्होंने फटी साड़ियां पहन रखी हैं। जब उनसे मैंने पूछा कि क्यों तुम अपना बांग्लादेश से इतने सुंदर खेत और खलिहान और उन नदियों को छोड़कर क्यों आ गए, तो वे कहती हैं कि ऐसे खेतों का क्या करें हम जहां पर सिवा परेशानी और बर्बादी के कुछ नहीं है। Whenever they find food, wherever they find food, they pitch their tents that becomes transit home. जहाँ कहीं भी उन्हें खाना मिलता है, भोजन प्राप्त हो जाता है, वहीं पर वे अपना तंबू ठोक देते हैं, वहीं अपना डेरा डाल देते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम, बच्चे भी उनके साथ उन्हीं के झुंड में बड़े हो जाते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल, और इस भोजन जुटाने के कार्यक्रम में वे भी उनके पार्टनर्स बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैक पिकिंग, और इस सीमापुरी में जिंदा रहना मतलब कचरा बिनना है। थ्रू द इयर्स इट हैज एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन आर्ट, सालों के बीतने के साथ इन्होंने कुछ कलात्मक तरीके भी सीख लिए हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए जो कचरा है वो सोना है, स्वर्ण है। इट इज देयर डेली ब्रेड, वो उनकी रोजी रोटी है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, वो उनके सर पर होने वाली छत है। इवन इफ इट इज लीकिंग रूफ, चाहे वो छत टपकती भी क्यों ना हो, वो छत मायने रखती है। बट फॉर ए चाइल्ड इट इज इवन मोर, लेकिन वो कचरा बच्चे के लिए, वो कचरा कचरे से बढ़कर है, गोल्ड से बढ़कर है, सोने से भी बढ़कर है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note, साहिब says, his eyes lighting up. एक खुश मिजाज आंखों से, आंखों में ली रोशनी से वो कहता है कि कभी कभी तो मुझे 1 रुपए का सिक्का मिल जाता, कभी कभी 10 रुपए का नोट भी मिल जाता कचरे के ढेर में। तो मैंने पूछा, when you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging for the edge hope of finding more. यदि तुम्हें किसी चांदी के सिक्के की प्राप्ति हो जाए तो फिर तो और भी उम्मीदें बढ़ जाती है और लालच बढ़ जाता है, और पूरे कचरे के ढेर को उलट पलट कर रख देते हो। It seems that for children garbage has a meaning different from what it means to their parents. ऐसा लगता है कि कचरा बच्चों के लिए बिल्कुल अलग मायने रखता है, वो मायने उनके माता पिता के लिए नहीं। फॉर द चिल्ड्रन इट इज wrapped इन वंडर, ऐसा लगता है कि ये आश्चर्य की पुड़िया है, ये कचरा नहीं, आश्चर्य की पुड़िया। फॉर द एल्डर्स इट इज मीन्स ऑफ सर्वाइवल, वहीं बड़ों के लिए, उम्र दराज लोगों के लिए वो कचरा जीविका का साधन है। One winter morning, I see Sahib standing by the fenced gate of the neighborhood club, watching 2 young men dressed in white playing tennis. मैं देखती हूँ कि मेरे ही मोहल्ले में एक परकोटे के पास, गेट के पास खड़ा होकर साहेब क्लब के अंदर झांककर कुछ देख रहा, जहां पर 2 युवा अपनी सफेद यूनिफॉर्म पहनकर टेनिस खेल रहा है। आई लाइक द गेम, ही हम सो बड़बड़ाता है, बोले मुझे गेम अच्छा लगता है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, बस आत्मा को संतुष्टि दे लेता वो परकोटे से बाहर खड़े होकर ही, फेंसिंग से बाहर खड़े होकर ही, उन्हें देख कर ही। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज अराउंड, ही एडमिट्स, वो ये जताता, वो अस्वीकार करता है कि मैं जब कोई नहीं रहता ना यहाँ पर, मैं अंदर भी चला जाता हूँ इस क्लब के अंदर। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, यहाँ का जो चौकीदार है, गेट कीपर है, वो मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज wearing tennis shoes that looks strange over his discolored shirt and shorts. साहिब खुद भी स्पोर्ट्स शूज, टेनिस शूज पहनकर खड़ा हुआ, जो बेतुके लग रहे हैं उसके पुराने फटे पुराने कपड़ों पर और उसकी नेकर पर, शर्ट्स और नेकर पर। Sometime someone gave them to me, किसी ने मुझे दिए हैं। He says in the manner of an explainer, मुझे समझाते हुए कहता है कि किसी व्यक्ति ने मुझे ये दिए हैं।
द फैक्ट इज दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बाय। सच बात तो यह है कि ये त्याग दिए गए, छोड़ दिए गए जूते हैं किसी अमीर लड़के के, हो परहैप्स रिफ्यूज्ड टू वियर देम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ देम। शायद जिसने अब इन्हें अस्वीकार कर दिया क्योंकि उनमें से एक जूता फट गया, उसमें छेद हो गया है। इट डज नॉट बोदर हिम, जो से अब पहनना स्वीकार नहीं है। For one who has walked barefoot, even shoes with a hole is a dream come true। पर वो व्यक्ति जो जिंदगी भर खुले पैर घुमाओ, उसे तो कोई फटा हुआ जूता भी मिल जाए तो उसे लगता है कि सपना साकार हो गया। But the game he is watching so intently is out of his reach। लेकिन जिस खेल को वो इतना मन लगा कर देख रहा है, वो उसकी अप्रोच से बाहर है। दिस मॉर्निंग साहेब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ। आज सुबह देखते हो कि वो साहेब दूध डेयरी की तरफ, दूध की दुकान की तरफ जा रहा है। इन हिज हैंड इज ए स्टील कैनिस्टर। उसके हाथ में एक स्टील कैनिस्टर है दूध का। I now work in a tea stall down the road, he says, pointing in the distance। थोड़ी दूरी पर इशारा करते हुए बोलता है कि मैं उस चाय की दुकान पर आजकल काम कर रहा हूँ, टी स्टॉल पर काम कर रहा हूँ। आई पेड 800 रुपीज एंड ऑल माई मील्स। मुझे वहाँ पर 800 रुपये महीना और सारा मेरा खाना खर्च दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब? आई आस्क्ड। मैंने कहा बेटा काम पसंद है ये? मैंने पूछा। हिज फेस आई सी, उसके चेहरे को मैं देखती हूँ। हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक। वो नितांत भाव खो चुका उसका चेहरा, निश्चिंतता का भाव खो चुका है उसका चेहरा। The steel canister seems to have years than the plastic bag he would carry so lightly। यहाँ पर वो स्टील का कैनिस्टर ज्यादा भारी लगता उस प्लास्टिक बैग से जो हमेशा वो कचरा बीनने के लिए अपनी पीठ पर टांग कर घूमता था, लटका कर घूमता था। ओवर ही शोल्डर, अपने कंधों पर लटका कर घूमता था। द बैग वाज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। बैग उसका खुद का हुआ करता था, लेकिन जो किस कैनिस्टर को उठा कर ले जा रहा है वो कैनिस्टर उसका नहीं है, वो उस व्यक्ति का है जो चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। अब साहिब अपनी मर्जी का मालिक नहीं बचा। आई वांट टू ड्राइव ए कार। मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी ए मोटर मैकेनिक, ही अनाउंसेस। एक और लड़का है मुकेश, जो मोटर मैकेनिक बनने का इरादा रखता है, इच्छा जाहिर करता है। वो कहता है कि मुझे मोटर मैकेनिक बनना है, मैं कार चलाना चाहता हूं। मुकेश कहता है, डू यू नो एनीथिंग अबाउट कार्स? आई आस्क। मैं पूछती हूँ बेटा कार के बारे में कुछ जानते भी हो? आई विल लर्न टू ड्राइव ए कार, ही आंसर्स। वो जवाब देता है, बोले पहले तो मैं कार चलाना सीखूंगा। लुकिंग स्ट्रेट इनटू माय आईज, वो सीधा मेरी आंखों में झांक कर कहता है कि मैं पहले कार चलाना सीखूंगा। हिज ड्रीम्स लूम्स लाइक ए मिराज amidst the dust of streets that fill his town फिरोजाबाद, फेमस फॉर इट्स बैंगल्स। उसकी आंखों में उसका सपना जीवंत रूप में किसी मृग मरीचिका की तरह दिखाई देता है, जो उसी के शहर, उसी के कस्बे फिरोजाबाद, जो चूड़ी बनाने के लिए फेमस है, प्रसिद्ध है, वहां पर दिखाई पड़ता है। एवरी अदर फैमिली इन फिरोजाबाद इज एंगेज्ड इन मेकिंग बैंगल्स। फिरोजाबाद का हर दूसरा परिवार चूड़ियां बनाने में व्यस्त है। इट इज द सेंटर ऑफ इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, वेयर फैमिलीज हैव स्पेंट जनरेशंस वर्किंग अराउंड फर्नेसेस welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems। ये भारत का कांच पिघालने वाले उद्योगों का केंद्र है, जहां पर परिवारों ने अपनी पीढ़ियां खपा दी हैं भट्टियों के इर्द गिर्द तपते हुए, काम करते हुए, जहां पर वे कांच पिघालते हैं, कांच जोड़ते हैं, चूड़ियां बनाते हैं। ऐसा लगता है
कि भारत देश की सभी महिलाएं यही बनी चूड़ी पहनती हैं। मुकेश फैमिली इज अमंग देम। उन परिवारों में मुकेश का भी एक परिवार है। नन ऑफ देम नो that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures and dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their days, often losing the brightness of their eyes. मुकेश का परिवार भी उनमें से एक है। उनमें से किसी को भी पता नहीं है कि छोटे बच्चे जैसे मुकेश के लिए यह अवैधानिक है, गैर कानूनी है कि इतने उच्च तापमान वाली भट्टियों के इर्द गिर्द, जो भट्टियां अंधेरी कोठरियों में जहां पर ना हवा आती है ना उजाला आता है, और यदि वो कानून लागू हो जाए तो उसी के जैसे 20,000 बच्चे ऐसे भट्टियों के इर्द गिर्द तप रहे हैं, वो अपने दिन के उजाले को पूरी तरह खपा रहे हैं और लगभग अपनी उम्र के बहुत ही कम मायने में अपनी आंखों की रोशनी खो रहे हैं। उन्हें मुक्त किया जा सकता है। Mukesh eyes beams as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखों से खुशियां झलकती हैं जब वो मुझे अपने घर की तरफ ले जाता, कहता है कि अपने घर ले जाता और कहता है कि मेरा घर फिर से नया बन रहा है। We walk down stinking lanes choked with garbage, past homes that remain hovels with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with families of humans and animals coexisting in the primeval state. हम उस क्षेत्र में जाते हैं जहाँ सभी झुग्गियाँ और कुछ ऐसे कच्चे मकान जिनमें न खिड़कियाँ हैं, दरवाजे भी टूटे फूटे हैं, जहाँ हर जगह कचरा पड़ा हुआ है, जहाँ पर न नालियाँ, हर जगह बदबूदार गली कूचे हैं, और उन मकानों, उन झुग्गियों की दीवारें भी लड़खड़ा रही हैं, टूट रही हैं। डोर भी, उसके डोर्स, उसके खिड़कियां कुछ नहीं है। जहाँ पर अगर दरवाजे हैं तो वो भी टूटे फूटे हैं, और वहाँ पर मनुष्य और पशु पक्षियों के जो परिवार हैं वो अपने अस्तित्व में, अपने उसी पुरातन अस्तित्व में आज भी एग्जिस्ट करते हैं। He stops at the door of one such house. ऐसे ही किसी एक झुग्गी के या उस झोपड़ी वाली जगह वो रुक जाता है, कहता है ये मेरा घर है। बैंक्स वोबली आयरन डोर, एक टूटे फूटे दरवाजे को लात मारता है विथ हिज फुट एंड pushes it open, और उसे धक्का मारकर खोल देता है। We enter a half built shack. हम एक आधे अधूरे बने एक आवास में प्रविष्ट होते हैं। In one part of it thatched with dead grass. इसका एक हिस्सा जिसकी छत केवल एक सूखी घास के छप्पर से बनी हुई है, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. जहाँ पर एक जलाऊ लकड़ी का चूल्हा जल रहा है, और उस चूल्हे पर एक मटकी रखी हुई है। उस मटकी में पालक की पत्तियां उबल रही हैं, पक रही हैं। ऑन द ग्राउंड, जमीन पर, इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स, एक बड़ी सी एल्यूमिनियम की तस्तरी रखी हुई है, और मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स, उसमें भी कुछ कटी हुई तैयार सब्जियां रखी हुई हैं। ए फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक युवती है, एक युवा महिला है, वो कम उम्र की है और पूरे परिवार के लिए खाना बना रही हैं। थ्रू आइज फिल्ड विथ स्मोक सी स्माइल्स, अपनी धुएं भरी हुई जलती आंखों से मुझे देखकर वो मुस्कुराती है। सी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर, वह मुकेश के बड़े भाई की पत्नी है।
नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स, उम्र कोई ज़्यादा नहीं है उसकी. शी हैज़ बीगन टू कमांड रिपो रिस्पेक्ट एज द बहू द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस. इतनी कम उम्र में उसने घर की बहू या पुत्र वधू का दर्जा संभाल लिया है, जवाबदारियां संभाल लिया ऑलरेडी. चार्ज ऑफ 3 men, जिस पर 3 लोगों की जवाबदारियां हैं. हर हस्बैंड एक उसका पति है, मुकेश उसका देवर मुकेश है, एंड देयर फादर उनके पिताजी हैं. व्हेन द ओल्डर मैन एंटर्स, जब वो वृद्ध व्यक्ति प्रविष्ट होता है, शी जेंटली विड्रॉज बिहाइंड द ब्रोकन वॉल एंड ब्रिंग्स हर व्हील क्लोजर टू हर फेस. वो धीरे से सभ्यता के साथ में दीवार के पीछे छिप जाती है और अपने घूंघट को अपने चेहरे के करीब ले आती है. एज कस्टम डिमांड्स, जैसा कि रिवाज है, डॉटर्स इन लॉ मस्ट विल देयर फेसेस बिफोर मेल एल्डर्स, की बहुएं जो होती हैं वो अपने वायोवृद्ध परिवार के पुरुषों का सम्मान अपना घूंघट चेहरे के करीब लाकर कर दी है. इन दिस केस द एल्डर इज एन इम्पावरिस्ट बेंगल मेकर. यहाँ के मामले में देखा जाए तो जो वृद्ध व्यक्ति अभी अंदर आया है वो बहुत गरीबी का शिकार एक चूड़ी बनाने वाला व्यक्ति है. डिस्पाइट लॉन्ग years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house and his 2 sons to school. कई वर्षों की कठोर परिश्रम के चलते भी, जो कि पहले एक दर्जी हुआ करता था, कपड़े सीने वाला या सिलाई करने वाला व्यक्ति हुआ करता था, बाद में उसने चूड़ी बनाने का काम शुरू कर दिया. लेकिन वो अपने घर को नवीकृत नहीं कर पाया, घर का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार नहीं कर पाया, नहीं अपने 2 बेटों को स्कूल भेज पाया. ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टू टीच देम व्हाट ही नोज. केवल यदि कुछ सिखा पाया तो वही सिखा पाया अपने बेटों को जो वो खुद जानता था, द आर्ट ऑफ मेकिंग बेंगल्स, चूड़ी बनाने की कला. इट इज हिज कर्म, हिज डेस्टिनी, सेज मुकेश ग्रैंडमदर, हु हैज watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की दादी माँ कहती है, एक वृद्धा है, वो कहती है कि ये तो इसके कर्म है, इसका भाग्य ही ऐसा है. वह दादी माँ जिसके खुद के पति या मुकेश के दादाजी खुद कांच की पॉलिश करते करते अब तक अंधे हो चुके हैं, कहती है कि कैन ए गॉड गिवन लिनिएज एवर बी ब्रोकन, क्या भगवान का बनाया वंशानुक्रम कभी खत्म हो सकता, तो तोड़ा जा सकता. सी इम्प्लाइज, वैसा अंदाजा लगाती है. Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but Bengals, बोलती है. In the house, in the yard, in every other house, every other yards, every street in फिरोजाबाद. कहती है कि पैदा ही चूड़ी बनाने वाले के यहाँ हुए हम. चूड़ी के अलावा हमने क्या देखा? कुछ नहीं देखा इन लोगों ने. हर घर में, हर आंगन में, हर मोहल्ले में, हर गली में, हर सड़क पर इस फिरोजाबाद में चूड़ी के अलावा कुछ नहीं देखा इन लोगों ने. स्पाइरल्स ऑफ बेंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर born out of the 7 colors of the rainbow. Line mounts in uncapped yards are piled on four-wheeled handcraft, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. कहीं भी देखो, हर जगह रंग बिरंगी चूड़ियां, इंद्रधनुषी रंग की चूड़ियां, हरी पीली लाल नीली गुलाबी, हर तरह की चूड़ियां वहां पर हर एक आंगन में खुली रखी हुई हैं. कहीं पर भी देखेंगे हम उनके ढेर लगे हुए हैं. यहाँ तक कि युवा लोग ठेले गाड़ी पर धकेल कर उन्हें बाजारों में बेचते हुए भी दिखाई देते हैं.
उस शहर में, शहर की सड़कों पर। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइन्स ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग आई लैम्प्स सिट बॉयज एंड गर्ल्स विद देयर फादर्स एंड मदर्स। और अगर हम रात के समय भी देखें तो उन अंधेरी गलियों में केरोसिन के लैंप, जलते हुए लैंप के उजाले में बैठी लड़कियां अपने माता पिता के साथ, वो बेटे बेटियां कांच की चूड़ियां बनाते हुए दिखाई देते हैं, जहां पर वो welding pieces of colored glass into circle of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. उनकी आंखें अंधेरे में जितना अच्छा देख लेती है उतना बाहर के उजाले में भी नहीं देख पाती हैं हमारी आंखें. That is why they often end up losing their right side before they become adult. इसीलिए वयस्कता को प्राप्त करने के पहले ही उन गरीबों की आंखें पूरी तरह अंधी हो जाती हैं, उनकी रोशनी चली जाती है. सविता, a young girl is in a grey drag pink dress. सविता नाम की एक कुछ हल्की गुलाबी कलर के कपड़े पहनकर बैठी हुई है. Sits alongside an elderly woman. वो अपनी एक वृद्ध दादी के पास बैठी हुई है, अपनी माँ के पास बैठी हुई है. Soldering pieces of glass, वो भी कांच के टुकड़ों को सोल्डर करती जा रही है. As her hands move mechanically like tongues of a machine. उसके हाथ भी इतनी फुर्ती से काम कर रहे हैं जैसे मशीन का कोई चिमटा चल रहा हो. I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. मुझे समझ में नहीं आता कि इस लड़की को उन चूड़ियों की पवित्रता भी पता है जिन्हें वो बनाने में मदद कर रही है. It symbolizes an Indian woman's सुहाग. ये किसी भारतीय महिला का सुहाग का परिचायक है. Auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and the red bangles rolled onto her wrist. किसी दिन वह भी इन चूड़ियों को पहनेगी. जब वो दुल्हन बनेगी उसके माथे को लाल चुनरी से ढका जाएगा, उसके हाथों को मेहंदी से सजाया जाएगा और उसके हाथों पर लाल लाल चूड़ियां उसकी कलाई को सुसज्जित करेगी. She will then become a bride. ये वो समय होगा जब वो एक दुल्हन बन जाएगी. Like the old woman beside her who became one many years ago. उसी महिला, उसी वृद्धा की तरह जो उसके करीब बैठी हुई है, जो कई वर्षों पहले खुद भी दुल्हन बनी थी. She still has bangles on her wrist. उस वृद्धा ने आज भी वो ही चूड़ियां अपनी कलाई पर पहन रखी है. बट नो लाइट इन हर आइज. लेकिन अब उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं बची है. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया. She says in a voice drained of joy. वो खुशी खुशी कहती, हंसते हंसते कहती है वो वृद्धा कि साहब मैंने जीवन में कभी पेट भर के एक वक्त खाना भी नहीं खाया, ठीक से खाना नहीं खाया. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That is what she has reaped. बस उसे जीवन में यही मिला है और कुछ नहीं मिला कि संतुष्टि के साथ उसे खाना भी नहीं मिला. Her husband, as an old man with a flowing beard, says, सफेद दाढ़ी वाला एक उनके पति भी हैं, वृद्ध व्यक्ति हैं. वो कहते हैं कि I know nothing except bangles. मुझे चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं आता है. All I have done is make a house for the family to live in. यदि मैंने कुछ किया है जिंदगी में तो सर एक काम किया है, हाँ उपलब्धि हासिल की कि परिवार को रहने के लिए मैंने मकान बना दिया है. Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. उनकी बात सुनकर ऐसा लगता है कि उन्होंने तो फिर भी मकान बना लिया. कई लोग तो ऐसे हैं कि अपने जीवन भर कभी मकान भी नहीं बना पाए, खुद की छत भी हासिल नहीं कर पाए. या जरूर ओवर ही जेड, कम से कम इनके सर पर इनकी खुद की छत तो है. The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat rings in every home.
पैसे जुटाने का जो रोना है, या चूड़ी बनाने के अलावा किसी भी धंधे को करने की कोई बात है, वो पर्याप्त नहीं है भोजन जुटाने के लिए। चूड़ी बनाने पर भी खाना नसीब नहीं होता है, पेट भर खाना नसीब नहीं होता है। ये रोना हर घर में सुनाई पड़ता उस इलाके में। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो रोना वृद्ध लोग रोते हैं, उन्हीं आंसुओं को युवा भी बहाते रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम, समय के साथ कुछ भी नहीं बदला। इट सीम्स, ऐसा लगता है कि इन फिरोजाबाद years of mind numbling toil have killed all initiatives and the ability to dream। ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में बरसों के बीतने के साथ भी मन इतना गमगीन हो गया है कि अब कुछ भी नया शुरुआत करने की योग्यता या किसी नए सपने को देखने की क्षमता भी खत्म हो चुकी, लुप्तप्राय हो चुकी है। Why not organize yourself into a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers। ने पूछा कि क्यों ये कोई संगठित क्यों नहीं हो जाते, एक वित्तीय संस्था क्यों नहीं बना लेते तुम सब युवा मिलकर। मैंने कुछ युवाओं के समूह से पूछा जो बेचारे इन दलालों और साहूकारों के चुंगल में फंसे हुए हैं, जो उनके पिता और परदादाओं को भी नोचते चले आ रहे हैं। इवन इफ वी गेट ऑर्गेनाइज्ड, वी आर द वंस हु विल बी होल्ड अप बाय द पुलिस। बोले कि यदि हम संगठित हो भी जाएंगे तो पुलिस हमें डंडे मारेगी। Will be beaten and dragged to jail for doing something illegal। जैसे वे कहते हैं कि पुलिस इसे अवैधानिक, असंवैधानिक ठहराकर, आपराधिक ठहराकर हमें डंडे मारकर जेल में डाल देगी। There is no leader among them। उनके बीच में कोई मार्गदर्शन करने वाला, कोई नेतृत्वकारी व्यक्ति नहीं है। No one who could help them see things differently। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो चीजों को अलग से, अलग तरीके से दिखा सके, उन्हें नया रास्ता बता सके, चीजों को अलग नजरिए से देखना सिखा सके। Their fathers are as tired as they are। उनके पिता भी उतने ही थक चुके हैं जितने ये थके हुए हैं। They talk endlessly in the spiral that move from poverty to apathy to greed and to injustice। वे केवल एक ही बात करते हैं, उनकी बात कभी खत्म नहीं होती है, जो सिर्फ घुमा करती है गरीबी से अत्याचार तक, अत्याचार से लालच तक, लालच से अन्याय तक। Listening to them, I see two distinct worlds, one of the family caught in a web of poverty। मुझे उन्हें सुनकर दो विशिष्ट दुनिया नजर आती हैं। एक तो वह दुनिया है जिसमें गरीबी ने उनके परिवार को जकड़ रखा है, burdened by the stigma of caste in which they are born। वो जाति का बोझ, जाति प्रथा का बोझ जिसमें वो पैदा हुए हैं, जिनमें उसका जन्म हुआ है। The vicious circle of the sahukas, the middlemen, the policemen and the keepers of law, the bureaucrats and the politicians। दूसरा वो vicious सर्कल है, वो दोषपूर्ण जाल है जिसमें उन्हें साहूकारों ने, बीचवानों ने, दलालों ने, पुलिस वालों ने, कानून के रखवालों ने, अधिकारियों ने और राजनेताओं ने अपने चुंगल में फंसा रखा है। Together they have imposed the baggage on the child that he cannot put down। इन सब ने मिलकर गरीब बच्चे के सिर पर इतना ज्यादा बोझ डाल दिया है कि वो उसे मुक्त नहीं हो सकता है, उसे उतार नहीं सकता है। Before he is aware, इससे पहले वो होश संभालता है, he accepts it as naturally as his father। होश संभालने के पहले ही वो अपने पिता की तरह इसे स्वाभाविक तौर पर स्वीकार लेता है। To do anything else would mean to dare। कुछ अलग करना मतलब जुर्रत करना होता है, कुछ हटकर काम करना जुर्रत करना कहलाता है उसे।
and daring is not part of his growing up, और जुर्रत करना उसके जीवन का कोई हिस्सा नहीं है। विनय सेंस फ्लेम्स ऑफ ईटिन मुकेश, आई एम चीयर्ड। जब मैं वह चमक मुकेश की आंखों में देखती हूँ, वह भाव मैं मुकेश की आंखों में देखती हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। कहता है कि आई वॉन्ट टू बी ए मोटर मैकेनिक। ही रिपीट्स तो बार बार एक ही बात को दोहराता है कि वो मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। ही विल गो टू गैराज एंड लर्न। कहता है कि मैं गैराज पर जाऊंगा और काम सीखूंगा गाड़ी सुधारने के, कार सुधारने के। बट द गैराज इज ए लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, आई विल वॉक, ही इंसिस्ट। मैंने कहा कि गैराज तो तुम्हारे घर से बहुत दूर है, तो कहता है कि मैं पैदल चला जाऊंगा वहां तक। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग प्लेन? क्या हवाई जहाज उड़ाने का भी आपका कोई इरादा है? हे सडनली साइलेंट, वो अचानक चुप हो जाता। कहता है नो, ही सेज, कहता नहीं। स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, धरती माँ को घुरते हुए कहता है, जमीन को घुरते कहता है कि नहीं, ये मेरा इरादा नहीं है। इन इज स्मॉल मर्मर देयर इज एन एम्बैरेसमेंट। उसकी इस छोटी सी आवाज, थोड़ी सी आवाज में, इसके जवाब में केवल परेशानी झलकती है। दैट हैज नॉट येट टर्न्ड इनटू रिग्रेट। जो अभी पछतावा नहीं बनी वो परेशानी है, वो पछतावा नहीं बनी है। He is content to dream of cars that he sees hurtling down the street of his town. वो संतुष्ट है उस सपने से ही कि वो कार चलाना और कार सुधारना सीखना चाहता है। वो कार जो उसके गली मोहल्लों की सड़कों पर दौड़ा करती है। एरोप्लेन्स फ्लाई ओवर फिरोजाबाद। फिरोजाबाद के आसमान में कोई हवाई जहाज नहीं उड़ते। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.